गुड मॉर्निंग छात्रों। आज के इस वीडियो में मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छात्रों, हमारा आज का यह विषय या वीडियो यूजी सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए और यूजी सेमेस्टर 5 के छात्रों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। हमारा आज का जो विषय है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा आज का विषय है बिस्मार्क की कूटनीति और एवं यूरोपीय गुटबंदी। इस विषय के अंतर्गत हम लोग 1870 ईस्वी से लेकर 1890 ईस्वी तक जो समय था, इसके अंतर्गत घटने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, विशेषकर बिस्मार्क के संदर्भ में। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न वर्गों के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें है भूमिका, फिर बिस्मार्क के बारे में जानेंगे, फिर यूरोप की स्थिति 1870 ईस्वी में किस प्रकार की थी उसको देखेंगे, फिर बिस्मार्क ने किस प्रकार 1870 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक यूरोप के लिए जो नीति अपनाई उसको देखेंगे, फिर बिस्मार्क के द्वारा की गई संधियों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत है त्रिसम्राट संघ, ऑस्ट्रो जर्मन संधि 1879, त्रिगुट निर्माण 1881 ईस्वी, त्रिराष्ट्रीय संधि 1882, जर्मन रूस संधि 1887। इसके बाद बिस्मार्क का हम लोग मूल्यांकन करेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, हम लोग भूमिका में हैं। तो 1870 ईस्वी के बाद यूरोप के इतिहास में जो समय था काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1870 ईस्वी के बाद से 1914 ईस्वी तक यूरोप को किसी भी बड़े युद्ध का सामना करना नहीं पड़ा। इस अंतराल में यूरोप राज्यों के मध्य जो संबंध थे, इसमें कई परिवर्तन आए। यूरोपीय राज्य जो लंबे समय तक एक दूसरे शत्रु बने हुए थे, अब एक दूसरे के सहयोगी के रूप में दिखाई दे रहे थे। इसके पीछे इनका अपना स्वार्थ छुपा हुआ था। 1870 ईस्वी के बाद यूरोपीय राज्यों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला एकमात्र व्यक्ति था जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क। बिस्मार्क ने 1870 से 1890 ईस्वी तक यूरोपीय राजनयिक संबंध को प्रभावित किया। बिस्मार्क के प्रभाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1870 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक के काल को बिस्मार्क काल कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के बाद यूरोप पर उसका प्रभाव लगातार बढ़ने लगा। इस युग का निर्णायक बिस्मार्क था, जिसने प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण बड़ी कुशलता से किया। नवनिर्मित जर्मनी के विकास एवं सुरक्षा के लिए बिस्मार्क ने जिस विदेश नीति का अनुसरण किया, उसने यूरोपीय राज्यों को एक नए संकट की ओर अग्रसर कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ लाइनों को लाल रंग से हाईलाइट किया गया है, अर्थात अगर इससे संबंधित आप लोग के परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिस्मार्क का काल कब से कब तक था, या बिस्मार्क के काल को 1870 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक के समय को किस नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को हाईलाइट कर आपको यह बताने का प्रयास किया गया है कि इन छोटी छोटी बिंदुओं पे भी आप लोग अपना नज़र रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल कहीं से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक लाइन का प्रत्येक वाक्यों को अच्छे से अध्ययन करना है, अच्छे से देखते हुए उसकी परीक्षा की तैयारी करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिस्मार्क की। यूरोप की राजनीति को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला ओटो फॉन बिस्मार्क प्रसा के प्रतिष्ठित जमींदार परिवार का था। उसका जन्म शूनहोसेन ब्रंडेबर्ग में 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। उसने गंडीजेन
और बर्लिन में कानून का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय की सेवा परिसमाप्ति के बाद उसने प्रसा की असैनिक सेवा में प्रवेश किया, लेकिन सरकारी सेवा में उसका मन नहीं लगा और पिता की जागीर की देखभाल करने लगा। 1847 ईस्वी में वह प्रसा की विधानसभा का सदस्य बना। 1851 ईस्वी में वह फ्रैंकफर्ट की संघीय सभा में प्रसा का प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा गया। 1850 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक उसने जर्मन संघ, 1859 ईस्वी में रूस और 1862 ईस्वी में पेरिस में प्रसा का राजदूत बनाकर उसे भेजा गया। 1862 ईस्वी में उसके व्यक्तित्व और कुशलता से प्रभावित होकर तत्कालीन शासक विलियम काइजर प्रथम ने उसे प्रसा का चांसलर बनाया। प्रधानमंत्री बनते ही उसने सेना का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण संसद के साथ उसका संघर्ष प्रारंभ हो गया। परंतु वह अपनी नीति पर अडिग रहा, क्योंकि वह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा और इस संघर्ष के लिए सैनिक शक्ति का होना काफ़ी आवश्यक है। अतः बिस्मार्क ने संसद को भंग कर दिया और अपनी नीति पर चलता रहा। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और 1870 ईस्वी में फ्रांस को पराजित कर बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। जर्मनी के एकीकरण के उसके विकास और सुरक्षा के लिए बिस्मार्क ने यूरोप में गुटबंदी प्रारंभ की और 1890 ईस्वी तक उसने जर्मनी के हित के लिए कार्य किया। 1890 ईस्वी में नए सम्राट विलियम काइजर द्वितीय से वैचारिक मतभेद होने के बाद बिस्मार्क ने अपने पद से त्याग दे दिया। 1898 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, किंतु मरणोपरांत वह अपने जीवन एक महान आदर्श सम्राट विलियम प्रथम के प्रति अपनी स्वयं भक्ति और जर्मनी के प्रति अपनी देशभक्ति को उदाहरण छोड़ गया था। अर्थात 1898 ईस्वी में अपने मृत्यु से पूर्व या 1890 ईस्वी में अपने पद को छोड़ने से पूर्व बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। सर्वप्रथम उसे एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। तत्पश्चात उसकी एकीकरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और विकास के लिए अवसर निर्मित करने के लिए बिस्मार्क ने यूरोप में नई राजनीति को जन्म दिया, जो गुटबंदी की राजनीति थी, और जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के राज्य काफ़ी प्रभावित हुए। अब हम आगे देखते हैं कि 1870 ईस्वी से 1890 ईस्वी के मध्य यूरोप का नेतृत्व 6 देश कर रहे थे। ये 6 देश थे ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये सभी देश अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहते थे और किसी भी देश की शक्ति में वृद्धि को नहीं देख सकते थे, क्योंकि इन राष्ट्रों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी और सैनिक शक्ति में काफ़ी अधिक वृद्धि हो चुकी थी। इस कारण ये राष्ट्र स्वयं को एक शक्तिशाली राष्ट्र मानते हुए महान सत्ता के रूप में देखते थे। इस काल में इन सभी राष्ट्रों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी सुविधा के अनुसार एक दूसरे के साथ संधि करना प्रारंभ कर दिया। यूरोप शक्तियों के मध्य किसी प्रकार की संघर्ष से संपूर्ण यूरोप अशांत हो सकता था। यूरोप शक्ति संतुलन इन राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक संधियों और समझौते पर निर्भर करता था। ये सभी राष्ट्र किसी न किसी प्रकार से अपने प्रभाव वृद्धि का यूरोप पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। यूरोपीय राष्ट्रों की इस नीति ने बिस्मार्क जैसे कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ को सतर्क कर दिया। उसने यूरोपीय राष्ट्रों की नीतियों को इस प्रकार संचालित किया कि यूरोपीय राष्ट्र कुछ समय के लिए आपसी संघर्ष को भूल जाएं। इस घटनाक्रम में बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। उसने जर्मनी की नीति के अनुरूप यूरोपीय राष्ट्रों की नीति का संचालन करने लगा, जिससे कि जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होने का अवसर प्राप्त हो सके। अर्थात कहने का यही है कि 1870 ईस्वी से 1890 ईस्वी के मध्य यूरोप राष्ट्रों की जो स्थिति थी, उस स्थिति में जर्मनी का विकास हो पाना संभव नहीं था, क्योंकि ये सभी राष्ट्र अपने हितों के लेकर काफ़ी संवेदनशील थे और किसी भी परिस्थिति में संघर्ष होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। अतः बिस्मार्क ने इन स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और जर्मनी को विकसित होने का अवसर प्रदान करने के लिए गुटबंदी की राजनीति प्रारंभ की। उसने प्रत्येक राष्ट्र के साथ एक संधि की और उस संधि के अनुसार जर्मनी की एकीकरण जो नव एकीकृत जर्मनी था, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने इन राज्यों के साथ संधियां की, जिससे कि
जर्मनी को विकसित होने का अवसर प्राप्त हो सके और जर्मनी यूरोप के अन्य राष्ट्रों की भांति शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उनके सम्मुख या उनके श्रेणी में आ सके। तो इसी नीति पर चलते हुए बिस्मार्क ने अपनी नीति का संचालन किया। अब हम लोग देखते हैं कि बिस्मार्क ने किस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों के साथ अपनी नीति को स्थापित करने का कार्य किया। 1831 में बिस्मार्क ने घोषित किया था कि जर्मनी अब संतुष्ट राज्य है। इस घोषणा से वह यह कहना चाहता था कि जर्मनी का विस्तार नहीं होगा। बिस्मार्क ने जर्मनी के स्थान पर जर्मन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का व्यापक कार्यक्रम बनाया। उसके अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को बनाने के लिए उसने यूरोप के देशों से संबंधों की एक रूपरेखा तैयार की। बिस्मार्क इस बात से अच्छी तरह परिचित था कि जर्मनी की बढ़ती शक्ति को यूरोपीय राष्ट्र स्वीकार नहीं करेंगे। इस कारण बिस्मार्क ने बड़ी सावधानीपूर्वक कुशलता से जर्मनी के विकास के लिए वातावरण का निर्माण किया। उसने यूरोप के उन राष्ट्रों से संबंधों में सुधार करने का प्रयास किया जिसके कारण जर्मनी के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। ये राष्ट्र थे फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और रूस। बिस्मार्क की नीति अब 5 देशों के चारों ओर घूमने लगी। उसने राष्ट्रों की नीति एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इनसे संबंध बनाना शुरू किया। सबसे प्रथम इसमें आता है फ्रांस। बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित कर उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र अल्सस लॉरेन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यह फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसका छीना जाना फ्रांस के लिए एक अपमान के समान था, फ्रांस के राष्ट्रीय अपमान के समान था। अब फ्रांस अपने इस अपमान को सहन नहीं कर सकता था और किसी भी समय अपने इस अपमान का बदला ले सकता था। इसके लिए वह किसी मित्र की भी तलाश करने लगा। बिस्मार्क फ्रांस की इस नीति से पूरी तरह परिचित था, अतः उसने अपनी नीतियों के द्वारा फ्रांस को यूरोप में मित्र विहीन करने का प्रयास करने लगा। वह किसी प्रकार से फ्रांस को यूरोप की राजनीति से बहिष्कृत कर उसे तटस्थ बना देना चाहता था। बिस्मार्क जानता था कि अकेला फ्रांस कभी जर्मनी का सामना नहीं कर पाएगा, तब बिस्मार्क ने प्रयास किया कि यूरोप को कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र उससे संधि ना कर सके। यूरोप का कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र संधि ना कर सके। बिस्मार्क ने फ्रांस की गणतंत्र सरकार का समर्थन किया क्योंकि सोचता था कि गणतंत्र शासन व्यवस्था में तेजी से विकास करना संभव नहीं है। साथ ही गणतंत्र सरकार के कारण ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस की राजतंत्र सरकार से समर्थन मिलना संभव नहीं होगा। यानी यहाँ बिस्मार्क ने बड़ी कूटनीति के साथ कार्य किया। उसने सर्वप्रथम फ्रांस का ऊपरी तौर पर समर्थन करने का प्रयास किया। फ्रांस की गणतंत्र सरकार का समर्थन दिया क्योंकि गणतंत्र सरकार के स्थापित होने से यूरोप के अन्य राजतांत्रिक राज्य फ्रांस से स्वतः ही दूरी बना लेंगे, जिसके कारण फ्रांस को यूरोप के किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता कर पाना संभव नहीं होगा और वह अकेला रह जाएगा और अकेले रहकर वह जर्मनी की शक्ति का सामना कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। यहाँ पे इसलिए बिस्मार्क ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए यूरोपीय राष्ट्रों के साथ इस प्रकार की नीति की कि वह फ्रांस के साथ मित्रता ना कर सके। और फ्रांस की नीति को भी इस प्रकार से उसने निर्धारित किया कि फ्रांस यूरोप के अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता ना कर सके। अब आता है इंग्लैंड और जर्मनी के हित नहीं टकराते थे क्योंकि जर्मनी एक महाद्वीपीय देश था, यह महाद्वीप देश है और इंग्लैंड औपनिवेशिक साम्राज्य है। जर्मनी की तरह इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य विभिन्न हितों के कारण शत्रुता उत्पन्न हो चुकी थी। इस समीकरण के कारण भी इंग्लैंड और जर्मनी निकट आ सकते थे, इसलिए इंग्लैंड से मित्रता संबंध बनाए रखना जाए। इसके लिए आवश्यक था कि उपनिवेश और नौसैनिक शक्ति के विस्तार से बचा जाए, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में इंग्लैंड औपनिवेशिक शक्तिशाली राष्ट्र था और उससे प्रतिस्पर्धा करने का अर्थ है कि उसके साथ शत्रुता करना। इसलिए बिस्मार्क ने औपनिवेशिक क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ नहीं की और उसने नौसैनिक शक्ति से भी स्वयं को अलग रखा जिससे कि इंग्लैंड की सहानुभूति उसे प्राप्त हो सके। परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि बिस्मार्क ने इंग्लैंड के साथ किसी प्रकार का संधि नहीं की। संभवतः वह उसे मित्र बनाना चाहता था, मगर उसने इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं किया और इंग्लैंड उसके गुटबंदी से दूर ही रहा। ऑस्ट्रिया हंगरी की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया को पराजित कर और जर्मन क्षेत्र निष्कासित करने के बाद भी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से संबंध में सुधार किया। यहाँ यह बात ध्यान रखना है कि जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया से युद्ध के बाद ही हुआ था पूर्ण, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा शत्रु था। इसलिए ऑस्ट्रिया को पराजित कर किया जाना आवश्यक था। मगर यहाँ पर ही बिस्मार्क ने कूटनीति से कार्य लिया, बुद्धिमत्ता से कार्य लिया। उसने जर्मनी के साथ शत्रुता करने के स्थान पर उसके साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया।
क्योंकि सांस्कृतिक रूप से वह जर्मनी के निकट था। साथ ही ऑस्ट्रिया से संबंध नहीं सुधरने पर संभवतः फ्रांस के झुक सकता था, क्योंकि फ्रांस भी जर्मनी से असंतुष्ट था और ऑस्ट्रिया भी जर्मनी से असंतुष्ट होता, तो संभवतः संभव था कि दोनों राष्ट्रों में मित्रता हो सकती थी, जो जर्मनी के लिए हितकारी नहीं होता। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से मित्रता कर रूसी शक्ति पर भी नियंत्रण रखना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और रूस के मध्य बाल्कन क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रहे थे। कोई भी राष्ट्र इस क्षेत्र पर अधिकार करता तो उसकी शक्ति स्वतः ही बढ़ जाती। इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को शक्ति प्रदान की, उससे मित्रता कर उसे एक समर्थन प्रदान किया, जिससे कि वह बाल्कन क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर सके और इस कारण रूस की शक्ति पर भी नियंत्रण बना रहे। यही कारण था कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। अगला देश है इटली। इटली जर्मनी के एक साथ हुआ था और उनके एकीकरण से दोनों राष्ट्र लाभान्वित भी हुए थे। इटली से मित्रता करने का एक और कारण यह भी था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की मित्रता से मध्य यूरोप में एक सुरक्षा दीवार का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण रूस और फ्रांस से मित्रता न हो सकेगा और जर्मनी की सुरक्षा यथावत बनी रहेगी। अगला देश रूस के साथ बिस्मार्क के संबंध पहले से अच्छे थे। राजदूत के काल में भी बिस्मार्क ने रूस के जार के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। इस कारण दोनों देशों में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना आसान हो गया। साथ ही रूस का जार जर्मन सम्राट का भांजा था। रूस से मित्रता करने का प्रमुख कारण यह था कि बिस्मार्क एवं ऑस्ट्रिया के मध्य पैदा होने वाले विवाद को समाप्त करना चाहता था रूस एवं ऑस्ट्रिया के मध्य, जिससे यूरोप में शांति बने, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बाल्कन प्रदेश पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे, जो कभी भी युद्ध का रूप ले सकता था। यह परिस्थिति जर्मनी के लिए अनुकूल नहीं होती। फिर भी रूस के संबंध में बिस्मार्क की नीति थी कि वह रूस से जब तक संभव हो संबंध बनाए रखे, लेकिन यदि प्रतिस्पर्धी रूस और ऑस्ट्रिया में से किसी को चुनना हो तो निश्चित ही ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया जाए। यानी बिस्मार्क को रूस से बहुत अधिक सहायता की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने बाल्कन क्षेत्र पर शांति बनाए रखने के लिए, यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रिया एवं रूस को साथ लाया, ताकि किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो जर्मनी के लिए, नहीं तो यह घातक सिद्ध हो सकता था। यही कारण था कि उसने रूस से भी मित्रता करने का प्रयास किया। अब हम लोग बात करते हैं जो संधियां बिस्मार्क के द्वारा की गई उसके बारे में। तो सबसे पहला संधि था त्रिसम्राट संघ। इस संघ में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं रूस सम्मिलित थे। इस संघ का निर्माण 1873 ईस्वी में हुआ था। बिस्मार्क ने जर्मनी को सुरक्षा एवं शांति प्रदान करने के लिए इस संघ का निर्माण किया था। इसका कारण यह था कि बाल्कन प्रदेश में प्रभाव स्थापित करने के लिए रूस एवं ऑस्ट्रिया में प्रतिस्पर्धा हो रही थी, जो कभी भी युद्ध के रूप में सामने आ सकता था। अतः इन दोनों देशों को शांत रखने के लिए बिस्मार्क ने रूस और ऑस्ट्रिया से इस संघ का निर्माण किया। प्रसा ने कई अवसरों पर जैसे नेपोलियन विजय, पूर्वी समस्या, पोलैंड विद्रोह के समय रूस की सहायता की थी। अतः रूस की ओर से इसके लिए कोई बाधा नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऑस्ट्रिया को इस संघ के लिए तैयार करना। कुछ समय पूर्व बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध में पराजित किया था और जर्मन क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। साथ ही रूस के साथ संधि करने की भी आशा कम ही थी। इस समय जर्मन सम्राट ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की, जो कि बिस्मार्क के निर्देशानुसार ही हुआ था। इस यात्रा ने परिस्थिति में परिवर्तन ला दिया। साथ ही ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री बिस्मार्क का मित्र था, जो जर्मनी से संधि करने की इच्छा रखता था। 1872 ईस्वी में रूस का जार और ऑस्ट्रिया के सम्राट ने बर्लिन की यात्रा की। इसी समय तीनों सम्राट ने एक समझौता किया, जो त्रिसम्राट संघ के नाम से जाना गया। 1873 ईस्वी में जर्मनी और रूस तथा ऑस्ट्रिया और रूस के मध्य गुप्त संधि हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का वचन किया, परंतु यह संघ अधिक दिनों तक नहीं चल सका। बाल्कन क्षेत्र और पूर्वी समस्या के पृष्ठ पर ऑस्ट्रिया एवं रूस में मतभेद उत्पन्न हो गया। परिस्थिति को देखते हुए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया और संघ अंतिम सांसें गिनने लगा। अर्थात इस संघ का उद्देश्य
यूरोप में शांति बनाए रखना था। इसके लिए कोई लिखित शर्तें निर्धारित नहीं की गई थी। ये एक मौखिक संघ था जिसका आधार था यूरोप में शांति बनाए रखना, बाल्कन प्रदेश पर शांति बनाए रखना, जिससे कि जर्मनी को फायदा हो सके, लाभ मिल सके। दूसरा संधि है ऑस्ट्रो जर्मन संधि। ऑस्ट्रिया रूस के मध्य जो मतभेद उत्पन्न हुआ था उसके कारण बिस्मार्क त्रिसम्राट संघ का अंत निश्चित लग रहा था। बिस्मार्क इस बात को पूरी तरह समझ चुका था कि रूस कभी उसकी सहायता नहीं करेगा, अतः उसने ऑस्ट्रिया के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। दूसरी ओर अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रिया ने भी इस पर सहमति प्रदान की। परिणामस्वरूप 7 अक्टूबर 1889 ईस्वी को दोनों देशों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार फ्रांस द्वारा जर्मनी या ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने पर एक राष्ट्र तटस्थ रहेगा, और यदि फ्रांस रूस के साथ मिलकर किसी पर भी आक्रमण करता है तो दूसरा देश उसकी सहायता करेगा। इस संधि को गुप्त रखा गया और 1887 ईस्वी तक प्रकाश में नहीं लाया गया। यह संधि 5 वर्षों के लिए किया गया और 3 वर्षों के लिए इसे बढ़ाया जा सकता था। यह संधि 1914 ईस्वी तक बनी रही और द्विगेट संधि के नाम से जानी गई। इस संधि के परिणामस्वरूप जर्मनी और ऑस्ट्रिया को अपने आप को रूस या फ्रांस के आक्रमण से सुरक्षित महसूस करने लगे। जर्मनी को विकास करने का अवसर प्राप्त हो गया और ऑस्ट्रिया को भी बाल्कन प्रदेश में खुलकर भाग लेने का अवसर मिला, क्योंकि अब जर्मनी उसके साथ था, अतः उसने बाल्कन प्रदेश पर खुलकर भाग लेने का उसे अवसर प्राप्त हुआ। इस संधि को बिस्मार्क की राजनीतिक जीवन का प्रथम सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जाती है। इसे समझा जा सकता है कि यह संधि कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य जो मतभेद उत्पन्न हुआ था उसने बिस्मार्क को सतर्क कर दिया था, अतः बिस्मार्क ने तुरंत ही ऑस्ट्रिया की ओर अपना पक्ष किया और ऑस्ट्रिया से संधि कर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया। इसके बाद है बर्लिन संधि। यद्यपि रूस और ऑस्ट्रिया के मतभेद ने त्रिसम्राट संघ में दरार ला दी थी, परंतु यह संघ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। जर्मनी अभी फ्रांसीसी आक्रमण से बचने के लिए रूसी सहायता का आवश्यक मानता था। दूसरी ओर रूस भी जर्मनी की सहायता से ही बाल्कन प्रदेश पर अपने प्रभाव को स्थापित कर सकता था। साथ ही ऑस्ट्रिया भी रूसी समर्थन को अपने लिए आवश्यक मानता था, अतः तीनों देशों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे के साथ संधि करने की योजना बनाई। जून 1881 ईस्वी में तीनों देशों के मध्य बर्लिन की संधि हुई। इस संधि के अनुसार अगर तीनों देशों में से किसी एक पर भी बाह्य आक्रमण होता है तो अन्य दो राष्ट्र तटस्थ रहेंगे और युद्ध को सीमित करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय हुआ कि रूस बर्लिन सम्मेलन निर्णय का पालन करेगा और भविष्य में तुर्की साम्राज्य में पैदा होने समस्याओं का समाधान तीनों राष्ट्र मिलकर करेंगे। यानी इस संधि के द्वारा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ लाने का प्रयास किया, जो कार्य उसने पहले भी किया था। यह उसका दूसरा अवसर था जब उसने ऑस्ट्रिया और रूस को एक साथ लाया और इसमें एक संधि की गई, क्योंकि पहले वाले में कोई शर्तें नहीं थी, वह मौखिक संघ था। इसमें शर्तें भी निर्धारित की गई जिसमें युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखा गया और युद्ध को सीमित करने का प्रयास करने की बात इसमें की गई, और साथ ही इसमें तीनों राष्ट्रों को मध्य यह निर्णय लिया गया कि तुर्की साम्राज्य में होने वाले समस्याओं का समाधान तीनों राष्ट्र मिलकर करेंगे। यहाँ तुर्की साम्राज्य का अर्थ सीधा है बाल्कन प्रदेश की ओर, क्योंकि बिस्मार्क अच्छी तरह जानता था कि तुर्की कमजोर होने पर बाल्कन प्रदेश पर अधिकार करने के लिए रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य संघर्ष हो सकते हैं, और इस संघर्ष को तभी नियंत्रित रखा जा सकता है जब दोनों राष्ट्र संयम पूर्वक रहकर इस समस्या का समाधान करें। अतः बिस्मार्क ने परिस्थिति के अनुसार इस संधि में शर्तों को रखा। बर्लिन संधि 1881 ईस्वी की संधि को बिस्मार्क के जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जाता है। इस संधि ने समाप्त होने वाले त्रिसम्राट संधि को पुनर्जीवन प्रदान किया। इस संधि से जर्मनी की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। रूस और ऑस्ट्रिया के आपसी मतभेद भी समाप्त हो गए। इस संधि के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मन स्वतंत्रता के साथ साथ यूरोपियन शांति को सुदृढ़ता प्रदान की। इसके बाद संधि आता त्रिगुट संधि।
बर्लिन की संधि के बाद बिस्मार्क जर्मनी की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ। रूस के प्रति उसकी आशंका बनी हुई। उसे इस बात की आशंका थी कि कहीं फ्रांस इटली से मित्रता ना कर ले। अतः बिस्मार्क ने जर्मनी की स्थिति को और अधिक सुरक्षित प्रदान करने के उद्देश्य से इटली से मित्रता करने का प्रयास किया। इस समय फ्रांस और इटली में ट्यूनीशिया पर अधिकार करने को लेकर मतभेद चल रहे थे, जिसका लाभ उठाने का प्रयास बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने फ्रांस को ट्यूनीशिया पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण इटली और फ्रांस की सत्ता अधिक बढ़ गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बिस्मार्क ने इटली को त्रिगुट में सम्मिलित करने का प्रयास किया, परंतु ऑस्ट्रिया को उपस्थिति के कारण इटली और में बाधा उत्पन्न होती, क्योंकि इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य काफ़ी लंबी शत्रुता चली आ रही थी। जैसा कि कहा गया, इटली के एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया ने काफ़ी बाधा उत्पन्न की थी और ऑस्ट्रिया को पराजित कर ही इटली का एकीकरण हुआ था। इस कारण यह भी एक समस्या थी। परंतु बिस्मार्क ने इटली के एकीकरण का सुरक्षा का हवाला देते हुए यूरोपीय राष्ट्रों से मित्रता करने की सलाह दी। इस परामर्श को इटली ने स्वीकार कर लिया और 20 मई 1882 ईस्वी में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य एक संधि हुई, जिसे त्रिगुट संधि का नाम दिया गया। इस संधि के अनुसार यह निश्चित किया गया कि यदि फ्रांस इटली पर आक्रमण करता है तो ऑस्ट्रिया इटली की सहायता करेगा। यदि फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करता है तो इटली जर्मनी की सहायता करेगा। और यदि फ्रांस रूस के साथ मिलकर त्रिगुट में सम्मिलित किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो सभी राज्य मिलकर उसका सामना करेंगे। यह संधि 5 वर्षों के लिए की गई और इसे गुप्त रखने का प्रयास किया गया। इस संधि का महत्व इस बात में है कि इस संधि के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मनी के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार का निर्माण कर लिया। सभी ओर से उसके संधि किए हुए राष्ट्र थे। फ्रांस के द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में ये सभी राष्ट्र जर्मनी की सहायता करने के लिए तैयार थे। इसके अतिरिक्त इटली का इस संधि में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशिक लालसा, क्योंकि वह उपनिवेशों पर अधिकार करना चाहता था और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलने से उसकी आत्मबल में या मनोबल में काफ़ी वृद्धि हुई। जहाँ तक ऑस्ट्रिया के बारे में है तो जर्मनी और इटली से संधि करने के पश्चात ऑस्ट्रिया बाल्कन प्रदेश पर खुलकर भाग लेने लगा। क्योंकि ऑस्ट्रिया रूस के मध्य भी संधि हुई थी, परंतु आंतरिक तौर पर ऑस्ट्रिया अभी भी रूस को अपना शत्रु मानता था और बाल्कन प्रदेश पर एकाधिकार करने का प्रयास कर रहा था। इस कारण ऑस्ट्रिया के मनोबल में वृद्धि हुई। तो इस संधि से तीनों राष्ट्र को लाभ प्राप्त हुआ। विशेषकर जर्मनी को इससे अधिक लाभ हुआ, क्योंकि जर्मनी की सुरक्षा अब काफ़ी अधिक सुदृढ़ हो चुकी थी। 5वां संधि है जर्मन रूस संधि। 1881 ईस्वी में बर्लिन संधि के द्वारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस के एक मंच पर आए थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ था। बाल्कन प्रदेश पर प्रभाव स्थापित करने की महत्वाकांक्षा ने ऑस्ट्रिया और रूस को पुनः एक दूसरे के सम्मुख ला खड़ा कर दिया था। परिणाम स्वरूप 1887 ईस्वी में रूस बर्लिन संधि से अलग हो गया, परंतु बिस्मार्क स्थिति को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि बिस्मार्क को फ्रांस और रूस के मध्य होने वाली मित्रता का भय सता रहा था। अतः वह किसी प्रकार से रूस की मित्रता चाहता था, जिससे कि फ्रांस एकाकीपन बना रहे। इसी समय जार से बिस्मार्क के समक्ष संधि प्रस्ताव रखा गया, जिसे बिस्मार्क ने बिना विलंब किए स्वीकार कर लिया। इसका कारण यह था कि जार बाल्कन प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था और वह जर्मनी की सहायता से ही ऐसा कर सकता था। इस कारण उसने जर्मनी के साथ पाने के उद्देश्य से जर्मनी के सम्मुख प्रस्ताव रखा, जिसे बिस्मार्क ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप 1887 ईस्वी में दोनों के मध्य गुप्त संधि हुई, जिसे पुनराश्वासन की संधि कहा गया। इस संधि के अनुसार यदि उनमें से कोई एक तीसरी देश से युद्ध में संलग्न हो तो दूसरा युद्ध में उदारतटता की नीति का अनुसरण करेगा और युद्ध को रोकने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त जर्मनी ने यह संकल्प किया कि बाल्कन प्रायद्वीप में रूस के विशेष हित के लिए वह रूस के साथ देगा। इस संधि के सर्वाधिक लाभ जर्मनी को हुआ। एक तरफ द्वितीय सम्राट संघ के कारण ऑस्ट्रिया उसका मित्र बना रहा, दूसरी पुनराश्वासन संधि के कारण रूस भी उसका मित्र बन गया। तृतीय सम्राट संघ समाप्त हो गया और बर्लिन संधि अंतिम सांसें ले रही थी।
परंतु जर्मनी और रूस एक दूसरे के मित्र बने रहे। निसंधि के द्वारा जर्मनी ने रूस की मित्रता प्राप्त कर ली। ऑस्ट्रिया उसका मित्र बना हुआ था पूर्व से ही। इस संधि से लाभ यह हुआ कि जर्मनी को रूस और ऑस्ट्रिया की दोनों की सहायता प्राप्त हुई, दोनों का मित्रता प्राप्त हुई। हालांकि रूस और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के शत्रु थे, परंतु आंतरिक तौर पर या गुप्त तौर पर ऑस्ट्रिया और रूस जर्मनी के मित्र बने हुए थे। अब जहाँ तक इसके मूल्यांकन की बात है तो निसंदेह इसके पक्ष में हम लोग कह सकते हैं कि निसंदेह बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण से लेकर उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उसका एकमात्र उद्देश्य था फ्रांस को यूरोप की राजनीति से अलग रखना और जर्मनी की स्वतंत्रता एवं विकास के लिए शांति की स्थापना करना। बिस्मार्क ने यूरोप में शांति स्थापित करने का अथक प्रयास किया। उसने यूरोप के प्रतिद्वंदी को एक मंच पर लाने का कार्य किया। तत्कालीन यूरोपीय राष्ट्र रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक दूसरे के प्रति सत्ता की भावना रखते थे। उनके हित आपस में टकराते थे। जहां बाल्कन प्रदेश पर अधिकार करने के लिए रूस और ऑस्ट्रिया आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वह दूसरी ओर इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य विचारधारा का संघर्ष चल रहा था। इसी तरह रूस और इटली में आंतरिक मनमुटाव चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में बिस्मार्क ने बड़ी ही कुशलता से इन राष्ट्रों को एक साथ लाने का कार्य किया। यह अत्यंत ही पेचीदी राजनीति थी जिसे मात्र बिस्मार्क जैसे योग्य व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता था। जर्मन सम्राट विलियम प्रथम ने इस संदर्भ में कहा कि बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर है जो एक ही साथ 5 गेंदों को आकाश में उछालता है, जिसमें 2 हमेशा हवा में रहती हैं। इस नीति पर चलते हुए बिस्मार्क ने न केवल जर्मनी के एकीकरण में सुरक्षा प्रदान की, जर्मनी को विकास करने का अवसर प्रदान किया, अपितु 20 वर्षों के लिए यूरोप में शांति बनी रही। सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया गया। परंतु बिस्मार्क की विदेश नीति की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि उसने इसे काफ़ी पेचीदा बना दिया था, जिसके कारण उसके जाते ही यूरोप में शांति का संकट उत्पन्न हो गया। इसके विपक्ष में अगर हम लोग देखें तो यद्यपि बिस्मार्क ने यूरोप शांति स्थापित किया, परंतु बिस्मार्क की विदेश नीति की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि उसने काफ़ी पेचीदा बना दिया था, जिसके कारण उसके जाते ही यूरोप शांति में संकट उत्पन्न हो गया। यह बात सत्य है कि यूरोपीय राष्ट्रों के हित आपस में टकराते थे, जिन्हें कुछ संधियों के द्वारा रोक पाना संभव नहीं था। बिस्मार्क ने अथक प्रयास के बाद ऑस्ट्रिया और रूस को बाल्कन प्रदेश में अथक प्रयास के बाद भी ऑस्ट्रिया और रूस बाल्कन प्रदेश में हस्तक्षेप करते रहे। बाहरी तौर पर ऑस्ट्रिया, रूस और इटली बिस्मार्क की संधि को स्वीकार करते थे, परंतु आंतरिक तौर पर वह इस संधि से खुश नहीं थे। त्रिगुट के सदस्य राष्ट्र एक दूसरे के संधि की दृष्टि देखते थे और अवसर आने पर एक दूसरे के ऊपर हथियार भी उठा सकते थे। अतः यह कहना कि यूरोपीय शांति बिस्मार्क की गुप्त संधियों का परिणाम तो उचित नहीं होगा। वास्तविक रूप से देखा जाए तो इन गुप्त संधियों ने राष्ट्रों के मध्य अशांति और शंका को जन्म दिया। बिस्मार्क ने ब्रिटेन और फ्रांस की उपेक्षा की कर बहुत बड़ी भूल की। यदि ब्रिटेन और फ्रांस को इस गठबंधन में शामिल किया जाता तो संभवतः कि रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र पर नियंत्रण बना रहता। यूरोप में शांति अधिक समय तक टिकी रहती और बिस्मार्क के बाद यह व्यवस्था चलती रहती। उपयुक्त तथ्यों के से यह स्पष्ट होता है कि अपने पद से हटते बिस्मार्क ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक कठिन समस्याएं पैदा की। कैसर विलियम द्वितीय के लिए इन समस्याओं को सुलझा पाना सरल नहीं था। बिस्मार्क ने एक ऐसी जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति सृजन किया जो यूरोप के लिए एक संकट लाने वाला था, और यह संकट था प्रथम विश्व युद्ध। क्योंकि बिस्मार्क ने अपने संधियों के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र को इस प्रकार उलझा दिया था कि वे एक दूसरे के हितों की अनदेखी कर पाना उनके लिए संभव नहीं था, परंतु जनमानस की भावना की उपेक्षा कर पाना इन राष्ट्रों के लिए संभव नहीं था। इस समय पूरे यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद की लहर चली हुई थी। अब प्रत्येक राष्ट्र अपने इस उग्र राष्ट्रवाद के अधीन था। यहाँ इस समय उपनिवेशवाद का भी संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। विभिन्न देशों पर उपनिवेश स्थापित करने के लिए यूरोप राष्ट्र आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में बिस्मार्क ने काफ़ी प्रयास किया कि यूरोपीय राष्ट्रों को एक शांति स्थापित बनाए रखा जा सके, परंतु ऐसा कर पाने में काफ़ी हद तक सफल नहीं हुआ। और उसके जाते ही बिस्मार्क के द्वारा स्थापित की गई नीतियाँ एक जर्जर खंडहर की तरह धराशायी हो गए, और इसके जाने के मात्र 25 वर्षों के बाद ही यूरोपीय राष्ट्र एक दूसरे के साथ उलझ पड़े और जो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। तो यहाँ यह कहना कि बिस्मार्क ने यूरोपीय शांति को बनाए रखा या
बिस्मार्क के कारण ही यूरोप में शांति बनी रही उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ परिस्थितियाँ भी ऐसी थीं कि यूरोप राष्ट्र जर्मनी से संधि करने के लिए आतुर थे और उन्होंने जर्मनी से संधि भी की। वे अपने हितों को देखते हुए जर्मनी से संधि कर रहे थे, ना कि यूरोपीय शांति को ध्यान में रखते हुए। वे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे मित्र की तलाश में थे जो उनका समर्थन करें, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो इटली हो या फिर रूस। सभी राष्ट्र ऐसे मित्र की सहायता में थे जो उनकी शक्ति वृद्धि में सहायता कर सके, और ऐसी स्थिति में बिस्मार्क ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। उसने यूरोप में गुप्त गुटबंदी की प्रथा को प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य था जर्मनी का विकास करना, और यूरोपीय राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत थे। अतः दोनों ही पक्षों के मध्य एक उद्देश्य था जिसने दोनों पक्षों को संधि करने के लिए प्रेरित किया, और दोनों पक्षों ने संधियां की। इन संधियों के कारण यूरोप में शांति बनी रही। ये एक अच्छा पक्ष इसे कहा जा सकता है, परंतु यह शांति परिस्थिति की देन थी, ना कि बिस्मार्क के गुप्त संधियों की। प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों के लिए प्रयासरत था। इस कारण इन संधियों ने उन्हें यह लगा कि इन संधियों से उनके हितों की पूर्ति हो सकती थी। इस कारण उन्होंने संधियां की, परंतु जब उन्हें यह आभास हुआ कि इन संधियों से उनके हितों की पूर्ति हो पाना संभव नहीं है, इस कारण वे धीरे धीरे कर एक दूसरे की संधि से अलग होने लगे और अपने हितों के समानता के आधार पर एक नए गुट का निर्माण करने लगे, और जो प्रथम विश्व युद्ध के समय तक विश्व 2 गुटों में आकर बंट गया था। तो यहाँ एक अवगुण यह भी दिखता है कि बिस्मार्क ने पूरे यूरोप में एक गुटबंदी की नीति को प्रारंभ की, जो यूरोपीय राष्ट्रों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। तो छात्रों, यह था हमारा बिस्मार्क की कूटनीति और यूरोपीय गुटबंदी। जहाँ तक इससे संबंधित प्रश्नों की बात की जाए तो इससे कुछ प्रश्न हमें देखे जा सकते हैं। जैसे इसमें है, प्रथम, बिस्मार्क की विदेश नीति का विश्लेषण करें। बिस्मार्क ने किस प्रकार यूरोप राजनीति को प्रभावित किया, प्रकाश डालें। क्या बिस्मार्क यूरोप शांति के समर्थक था, समीक्षा कीजिए। बिस्मार्क अपने विदेश नीति में कहाँ तक सफल हुआ, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिस्मार्क की उपलब्धि पर प्रकाश डालें। बिस्मार्क द्वारा किए गुप्त संधियों ने यूरोपीय राष्ट्रों को किस प्रकार से प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। यूरोपीय इतिहास में 1870-90 के काल को बिस्मार्क काल क्यों कहा जाता है, प्रकाश डालिए। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो संभवतः परीक्षा में आ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास इस पूरे वीडियो में किया गया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को अगर जिन छात्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे छात्र इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी विषय पर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर इससे संबंधित या किसी विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उससे संबंधित आपको उत्तर दे सकूँ। तो इसी आशा के साथ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।